चलिए, तो अब आज जो क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि बाकी के 60 क्वेश्चन हो गए। बाकी के हो गए 60 क्वेश्चन। तो आज आगे बढ़ने का काम डन, ऑल डन, वेरी गुड। भाई, ये क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में आया और अभी आरटीपी में वापस आया। हम्म। आर ओन्स एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, पी विजिट करता है स्टोर को एक वाटर प्यूरिफायर बाय करने के लिए जिसकी प्राइस 54,000 है। वो स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करता है आर को कि उसे प्यूरिफायर दिया जाए कॉपर फिल्टर के साथ। P wanted to buy the purifier on credit with an intention of paying in 9 equal monthly installment। आर ने कहा कि भैया गारंटर लाके दो इस ट्रांजेक्शन के लिए। एस जो पी का फ्रेंड था उसने आके गारंटी दे दी और वाटर प्यूरिफायर खरीद लिया। आर ने पी को एक वाटर प्यूरिफायर दिया स्पेसिफिक ब्रांड का। पी ने पेमेंट किया 4 मंथली इंस्टॉलमेंट में और आफ्टर बिकमिंग इन वो बन गया हो गया इंसॉल्वेंट। जैसे ही वो इंसॉल्वेंट हुआ, as soon as he became insolvent, तो अब वो बोल रहे हैं कि explain with reference to Indian Contract Act 1872 the liability of S as a guarantor to pay the balance price of water purifier R. And what would be your answer if R sold the water purifier misrepresenting it is having as a copper filter, while actually has normal filter? Neither P nor S is aware of this fact, and upon discovering the truth, P refuses to pay the price. In response to P's refusal, R filed a suit against S, the guarantor. Explain with reference to the Indian Contract Act 1872 what whether S is liable to pay the balance price of water purifier। अब देखो बच्चों, जब इतने बड़े क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं तो आपको आंसर भी दो पार्ट में लिखना ही पड़ता है। यू हैव टू राइट द आंसर इनटू टू पार्ट्स। आपको दो पार्ट में इसका आंसर लिखना पड़ेगा। पहली बात तो इसको पढ़ने में लगता है बहुत ज्यादा समय, दूसरी बात इसको लिखने में भी लगता है बहुत ज्यादा समय। तो ऐसे आंसर्स को मैनेज कैसे किया जाए? पहला पोर्शन तो सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो बोलती है कि गारंटी क्या होती है, तो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है। 128 बोलता है कि गारंटी की जो लाइबिलिटी होती है वो को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर होती है, और अगर पी ने पेमेंट नहीं किया है तो बचा हुआ पेमेंट कौन देगा? जिसने गारंटी दी है। तो एस विल हैव टू पे द अमाउंट। कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? 54,000 की। 54,000 में लिया था, कितनी इंस्टॉलमेंट हुई थी? 9। तो 9 डिवाइड 54,000 डिवाइडेड बाय 9 यानी 6,000 रुपए नहीं। हाँ, 54,000, 6,000 रुपए पर मंथ। 6,000 रुपए पर मंथ की कितनी प्राइस गई थी? 4। तो 24,000, यानी कि 54,000 में से 24,000 तो गए, बचे कितने? 30,000। तो 30,000 आर को देना पड़ेंगे। ये तो अपना बहुत सिंपल सा आंसर हो गया ऊपर वाला, और ये आंसर ही खत्म हो गया। सिर्फ 128 लग के ही काम खत्म हो गया है ना? लेकिन नीचे वाला चालू हुआ। अब इसमें बेवकूफी क्या होती है, हम इस क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन मान लेते हैं और शुरू से मिसरिप्रेजेंटेशन मिसरिप्रेजेंटेशन लिखना चालू कर देते हैं जो है ही नहीं। पहले क्वेश्चन को अलग मान के करो और दूसरे क्वेश्चन को अलग मान के करो। व्हाट विल बी योर आंसर? फिर लिखेंगे इन सेकंड सिचुएशन।
अगर मिस रिप्रेजेंटेशन से वाटर फिल्टर दिया है तो सेक्शन 142 ऑफ द एक्ट कहती है कि गारंटी विच हैज बीन ऑब्टेन बाय मींस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन made by the creditor or with his knowledge and assent, material part of the transaction is invalid. तो मिसरिप्रेजेंटेशन बोला जाएगा तो गारंटी क्या होगी? इनवैलिड. नाउ are sold water purifier misrepresenting it as having a copper filter while actually has a normal filter, neither P nor S is aware. ना तो P को मालूम था ना S को मालूम था, तो गारंटी जो है वो तो इनवैलिड मानी ही जाएगी. इसलिए जब कौन लायबल नहीं होगा? P ही लायबल नहीं होगा, तो फिर S क्यों लायबल? कोई लाइबिलिटी देने के लिए तैयार. ये क्वेश्चन आपको हर्षित भैया ने भी करवाया. अब मेरा ख्याल ये हो गया था क्वेश्चन. मैंने अभी करवाया है ये क्वेश्चन. दिस माइट बी डन बाय हर्षित ऑल्सो, कि नहीं? नहीं हुआ, कोई बात. मैंने करवा दिया. अब ऐसे थोड़ी करना होता है कि मैंने बोल दिया और आपने समझ लिया और हो गया. देखो, इसको कंसाइजली कैसे लिखना है? 6 नंबर का है, 7.5 मिनट है अपने पास, 3 3 नंबर के 2 पॉइंट है, और इन दोनों क्वेश्चन को अलग अलग करके लिखना पड़ेगा. आप मेरी बात समझ रहे हो? इन दोनों क्वेश्चंस को आपको अलग अलग करके ही लिखना पड़ेगा. जस्ट अ मिनट. इनको अलग अलग करके लिखना पड़ता है. मैं आपको एक स्टाइल बता रहा हूं कि जब दो क्वेश्चन पूछे जाएं एक ही क्वेश्चन में तो कैसे लिखना. देखो, सबसे पहले समय, जितने समय में अपने को पूरा करना. देखो, 3 मिनट. देखो, कितने मिनट थे अपने पास? 6 नंबर का क्वेश्चन था, 1.5 मिनट था, तो 9 मिनट अपने पास थे. इन 9 मिनट में से 3 मिनट तो हमारे क्वेश्चन पढ़ने में हम खा गए, और 1 मिनट हम ये सोचने में लगा दिए कि हम इसको कैसे करेंगे. तो 4 मिनट तो हमारे 9 मिनट में से गए. अब बचे कितने मिनट? इन 5 मिनट में इस क्वेश्चन को अपने को लिखना है. कैसे लिखेंगे? सीधे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 128 of Indian Contract Act, liability of surety is coextensive with that of principal debtor. In other words, surety is liable to an amount which can be lawfully recovered from principal debtor. Here in the given question, the liability of 54,000 has to be paid in
six equal installment, that is 6,000 per month. Four installments have been paid, and then principal debtor became insolvent. Hence, surety has to pay 54,000 minus 6,000 multiplied by 4 is equal to 30,000. ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर. Further, in the case it is given that what will be the effect if, without knowledge of surety and principal debtor, creditor makes misrepresentation about water purifier. According to section 142 of Indian Contract Act 1872, if guarantee is obtained through misrepresentation, guarantee is treated as invalid and guarantee is treated as invalid and surety will not be responsible for any amount. Stop. कितने मिनट हुए? हम्म कितने मिनट हुए? देखो, 4 मिनट 40 सेकंड. ठीक. इसको कहते हैं प्रिसाइज राइटिंग. रायता फैलाने को तो अपन भयंकर फैला सकते हैं दोस्त. मतलब इसी क्वेश्चन को अपन 1.5 पेज में भी लिख सकते हैं. लेकिन आप देखो कि हमने क्या किया है. प्रोविजन, कोरिलेशन, कंक्लूजन. कोरिलेशन को इतना भी नहीं बढ़ाया कि कॉपर, एल्यूमिनियम. देख रहे हो आप किस चीज को मैंने प्रिसाइज किया? क्या मैंने प्रोविजन प्रिसाइज किया? नहीं. प्रोविजन प्रिसाइज नहीं होता. प्रिसाइज क्या हो सकता है? कोरिलेशन. प्रिसाइज क्या हो सकता है? कंक्लूजन. इसलिए राइटिंग करते समय ये ध्यान जरूर रखें कि हम कितने समय में प्रिसाइजली लिख सकते हैं. और प्रोविजन को श्रिंक नहीं करना है. प्रोविजन तो जितना ज्यादा आप एक्सप्लेन करके आओगे उतना अच्छा है. कोरिलेशन, कंक्लूजन को आप श्रिंक कर सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है तो. नहीं तो लोगों ने इसको 1.5 पेज में भी लिखा है. फिर भी नंबर तो आ ही नहीं रहे.
अरे कुछ समझ में आया? प्रिसाइज राइटिंग किसको कहते हैं? बड़े आगे। अरे आगे बढ़े भैया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सितंबर की आरटीपी पे चलते हैं। चलिए। सूरज ने गारंटी दी विकास को। क्या गारंटी दी सूरज ने विकास को? For the transaction to be done between Vikas and Nikhil during the month of March 2023. एक सूरज ने गारंटी दी विकास को फॉर द ट्रांजेक्शन टू बी डन बिटवीन विकास एंड निखिल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 23. विकास सप्लाइड गुड्स of 30,000 on 1/3/2023 of rupees 20,000 on 3/3/2023 to Nikhil. On 5/3/2023, Suraj died in a road accident. On 10/3/2023, being ignorant of the death of Suraj, Vikas further supplied 40,000 on default in payment by Nikhil on a due date. Vikas sued legal heirs of Suraj for recovery of 90,000. Describe whether legal heirs of Suraj are liable to pay 90,000 under the provision of Indian Contract Act 1872. What would be your answer if the estates of Suraj is worth 45,000 only? क्या आप मेरे लिए इस क्वेश्चन को 5 मिनट में लिख सकते हो? किया हुआ नहीं आपका? आप मान के चलो कि अपन एग्जाम में बैठे। अपन एग्जाम ये आपने नहीं किया हुआ है क्वेश्चन, मेरे को मालूम ना, ये किया ही हुआ नहीं है। अब ये क्वेश्चन किया हुआ नहीं और एकदम से एग्जाम में आ गया। मैं ये चाहता हूं कि अपन प्रिसाइजली देखें कि अपन कहाँ खड़े हैं। जल्दी से कर दो। सेक्शन एक्शन सब लिखना। मैं 5 मिनट का समय चालू कर दूं। चलो। स्टॉप क्लॉक मैंने अपने यहाँ चालू कर दिया। 1 2 3। रुको अभी, मेरी क्लॉक ही नहीं आई। हाँ, 1 2 3 स्टार्ट। 5 मिनट की क्लॉक चालू हो चुकी है भाई साहब।
चलो भैया, 5 मिनट खत्म हुए। रुक जाओ। कितने लोगों का फिनिश हो गया? कुछ लोगों ने तो लिखा ही नहीं, तो वो तो अपने आप को एग्जाम से बाहर मान ले। जो आज भी नहीं लिख पा रहा है वो तो अब पॉसिबल नहीं है भाई, है ना। जबरन अपने आप को तसल्ली देने का कोई मतलब। जिन्होंने लिखना भी शुरू नहीं किया उनका कहना था क्या लिख के करना है, अपने को तो समझ में ही नहीं आया, हुआ ही नहीं, समझ ही नहीं आया। नहीं सर, ये तो नहीं चल पाएगा। और जिनका आधा हुआ है, उन्होंने लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं की है, वो सिर्फ वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। और लेक्चर देख कर तो ना हो पाएगा। मैंने इतने दिनों से आपसे कहा है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो पहली बात, अब मैं आपको नंबर देता हूँ, चलो सब नंबर लो। क्या सेक्शन 131 सबने लिखा पूरा? 131 सबने लिखा पूरा कि अगर कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में श्योरिटी की डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में किसकी डेथ हुई? श्योरिटी की डेथ हुई, प्रिंसिपल डेटर की डेथ हुई? डेथ ऑफ द श्योरिटी। अच्छा, कितने लोगों ने ये लिखा, कितने लोगों ने ये लिखा? एक या दो ने भी नहीं लिखा हो? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बार जब वो क्वेश्चन पूछेगा ना, तो यहाँ वो लिख देगा कि जो गारंटी दी गई थी उस गारंटी में ये साफ लिखा हुआ था कि मौत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक मौत की सूचना नहीं मिलेगी तब तक दी जाएगी। तो उलट मत जाना। समझ में आया? आपकी बात ट्विस्ट मार देगा वो 1 मिनट के अंदर। तो वहां उलट मत जाना, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ एग्रीमेंट कॉन्ट्ररी। उसके बाद आपने जो लिखा हो बिल्कुल सही लिखा। खैर, इसके नंबर नहीं कटेंगे आपके, आप चिंता मत करो। पर ये ध्यान रखना कि लाइन वहां है। चल, इसके बाद आपने लिखा। अच्छा, कितने लोगों ने कोरिलेशन में ये लिखा कि वेदर नॉलेज इज देयर नॉट? भाई, क्रेडिटर को नॉलेज था या नहीं था, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लाइन कन्विंस करने के लिए लिखनी पड़ी। उसके बाद तो आपने आंसर बिल्कुल सही दिया कि इस डेट तक इतना ही मान लिया था, इस डेट तक इतना ही मान लिया था, तो इतना ही थे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये लाइन आना जरूरी थी, वेदर द नॉलेज इज देयर और नॉट। ये लाइन जब तक नहीं आएगी तब तक अपने आंसर में कन्विंसिंग पावर नहीं आएगा। अपन वकील है, वकील। कन्विंस करेंगे जज साहब को कि सर, प्रोविजन में लिखा है, चाहे मालूम हो चाहे ना मालूम। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद कितने लोग 45,000 वाला पोर्शन लिखना ही भूल गए? आखिरी में पढ़ा ही नहीं कि क्वेश्चन में क्या लिखा था। लिखा? वेरी गुड। तो वहां तो बिल्कुल सिंपल है कि लीगल हेयर की जितनी एस्टेट बची होंगी
बच्चों के लिए है के पास उतनी ही एस्टेट से वो दे पाएगा। तो 45,000 था, उससे 45,000 ही दे पाएगा। कॉन्फिडेंस आया। हाँ, पूरे पेज में आएगा ना। बिल्कुल आएगा। पूरे पेज में आएगा। बिल्कुल आएगा, पूरे पेज में आएगा। चलें आगे। चलिए, अगला क्वेश्चन। सी ने एडवांस किया बी को 2 लाख ऑन गारंटी ऑफ ए। सी हैज ऑल्सो टेकन फर्दर सिक्योरिटी फॉर द सेम बोरोइंग बाय मॉर्गेज ऑफ बीस फर्नीचर वर्थ 2 लाख विदाउट द नॉलेज ऑफ ए। C cancels the mortgage. After 6 months, B become insolvent and C sues A his guarantee. Decide the liability of A if the market value of furniture is worth 80,000 under the Indian contract. पहली बात तो इसके बारे में है ना, सिर्फ मुझे ऐसी लिस्ट बनाओ आप, कि पहली बात तो सेक्शन कौन सी लिखोगे, प्रोविजन क्या लिखोगे, कोरिलेशन में क्या लिखोगे, और कंक्लूजन में क्या लिखोगे, इसको सोच के बताओ। सिर्फ ये है कितने मार्क्स का, 4 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 यानी 6 मिनट। अब सुनो, इसमें से मुझे 2 मिनट के अंदर सोच कर बताओ कि इन चारों में आप क्या क्या लिखोगे। 2 मिनट शुरू होते हैं और क्या सोच लिया। क्या आंसर आना चाहिए इसका।
सेक्शन याद आती है तो ठीक, नहीं आती तो लिखना शुरू करें। 141 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अंडर राइट्स ऑफ श्योरिटी। देयर इज राइट ऑफ श्योरिटी against creditor that non-payment of dues of principal debtor to creditor. Surety has a right to claim security, and if security, क्या इसमें सिक्योरिटी लॉस हुई है? Creditor will be creditor will get set off of value of security from the liability. Here in the और इसमें भी एक चीज लिखना बहुत जरूरी थी, whether knowledge of such security is with surety or not. ये लाइन नहीं लिखी, फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसका नॉलेज श्योरिटी को था या नहीं था, ये पूरा प्रोविजन लिखना पड़ेगा। उसके बाद कोरिलेशन कंक्लूजन तो आप जोड़ ही दोगे। क्या आप लोगों ने ये सोचा था बच्चों? पर कितने लोगों ने ये लाइन लिखी? लिखी। गुड, वेरी गुड। चले आगे। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है? चल, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से फॉर अ फिक्स प्राइस टू कंस्ट्रक्ट द हाउस फॉर बी विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। बी वुड सप्लाई द नेसेसरी मटेरियल टू बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। सी ने गारंटी किया ए को परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बी ने सप्लाई ही नहीं किया मटेरियल एज पर एग्रीमेंट। बताओ सेक्शन कौन सी लगेगी? तुम तो इतना बता दो, इसका आंसर तो तुम आराम से लिख दोगे, पर मुझे सेक्शन लिख दो। मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या लिखते टाइम? सेट ऑफ फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम द लाइबिलिटी। क्रेडिटर विल नहीं, श्योरिटी। यू आर राइट, श्योरिटी विल गेट सेट ऑफ। बिल्कुल सही बात है, जल्दी जल्दी में लिख दिया। ध्यान रखना एग्जाम में मत लिख देना ऐसे जल्दी जल्दी, गलती हो जाएगी नहीं तो। हाँ, कौन से सेक्शन लिखोगे बच्चों? 134। 134 में क्या लिखोगे? माना है 134 लिखोगे, लेकिन 134 में लिखोगे क्या?
According to Section 134 of the Indian Contract Act, surety is discharged by any contract between creditor and principal debtor by which principal debtor discharges, or any act or omission for the creditor, the legal consequences of which is discharge the principal debtor. इतनी टफ लैंग्वेज तो आप नहीं लिख पाओगे. तो लैंग्वेज क्या लिखोगे? लैंग्वेज लिखोगे that according to section 134, if creditor and creditor enters into an agreement with principal debtor to release the principal debtor, or does any act, normal language, or does any act or does any omission due to which creditor loses any right of action against the principal debtor. Creditor loses any right of action against principal debtor. If creditor does any act or omission due to which creditor loses any right against principal debtor. First assume, if creditor does any act or any omission due to which he loses rights against principal debtor, in that case surety will also get discharged. यहाँ पर डी ने क्रेडिटर ने सप्लाई ही नहीं किया मटेरियल एज पर एग्रीमेंट, तो सी को सप्लाई नहीं किया गया मटेरियल, तो सी डिस्चार्ज हो गया. अब सी डिस्चार्ज हो गया तो जिसने गारंटी दी वो डिस्चार्ज. एनी डाउट्स? ओमिशन बाय क्रेडिटर, ये ओमिशन बाय क्रेडिटर लाइन नहीं आई ना बाबू तो नंबर नहीं मिलेंगे. ओमिशन बाय क्रेडिटर ये लाइन आनी बड़ी जरूरी है यहाँ पर सेक्शन 134 की. चले आगे. क्वेश्चन नंबर 65. Mr. D was in urgent need of money amounting to rupees 5 lakh. He asked Mr. K for the money. K lent money on the securities of A, B, and N without any contract between them. In case of default in repayment of money by D to K, D makes default in payment of money. B refused to contribute. Examine whether B can escape the liability. सर. इस केस में आएंगी liabilities of co-sureties. When two or more persons are co-surety for a debt, they are jointly or severally responsible for the same. In absence of any contract, they are jointly or severally responsible in equal proportion. बिल्कुल joint promissory का लग रहा है. सीधे सीधे लिखना है. According to section 146, section याद आती तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं. According to the provisions of Indian Contract Act, whenever there are co-surety for a same debt, all the co-sureties are jointly or severally responsible in equal proportion unless otherwise agreed. Unless otherwise agreed जरूर लिखना. In the given case, it is not agreed otherwise. So all of them are equally responsible for the things. So K lent the money on securities of A, B, and Z, and without any contract between them. In case of default, in repayment of money by D to K, D makes default in payment, B refuse to contribute. एग्जामिन कीजिए. ए, बी और एन ने दिया था, बी को श्योरिटी था, को श्योरिटी की लाइबिलिटी है, इक्वल प्रोपोर्शन की लाइबिलिटी है, इसलिए देना ही पड़ेगी. कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं. अब पूरे गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिस सेक्शन ने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया उसके मैंने 5 क्वेश्चन उठा के डाल दिए.
ये पोर्शन आपको बहुत परेशान करता है, तो आज इस पोर्शन के जाले साफ कर दो। ए बी सी को श्योरिटी है डी के 1 लाख रुपए के लिए, जो किसको दिए हैं, ई को। एंड कॉन्ट्रैक्ट है ए बी सी के बीच में कि A is to be responsible for contract for 1 quarter, B is for 1 quarter and C is to extent of 1/2, और E ने डिफॉल्ट कर दिया। लाइबिलिटी डिटरमाइन करो। हमने क्या बोला था, अगर इन लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैरी नहीं है तो क्या करेंगे, को श्योरिटीज के लिए 146 क्या कहती है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड ईच श्योरिटी इज लायबल टू कंट्रीब्यूट फॉर डिस्चार्ज ऑफ द whole debt or part of the debt remains unpaid by the debtor unless otherwise agreed, each surety is liable to contribute equally, है ना। तो अब आपने अगर ये कह दिया कि मैं 1 क्वार्टर, मैं 1 क्वार्टर और मैं हाफ, तो फिर 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर और हाफ करो, 25, 25 और 50। 146 में यहां लाइबिलिटी हो जाएगी 25, 25 और 50। सेक्शन लिखनी पड़ेगी 146, अनलेस अदरवाइज एग्रीड ईच श्योरिटी इज लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। इज दैट क्लियर। लेकिन अब आती है सेक्शन 147, जो अगले क्वेश्चन में आएगी। ए बी सी श्योरिटी बने डी के लिए, उन्होंने 3 सेवरल बॉन्ड किए, ईच इन डिफरेंट पेनल्टी। उन्होंने तीनों ने डिफरेंट बॉन्ड्स बनाए सेपरेटली। ए ने अपना बॉन्ड दिया कि मैं 1 लाख रुपए तक मैक्सिमम दूंगा, बी ने कहा मैं 2 लाख रुपए तक मैक्सिमम दूंगा, सी ने कहा मैं 4 लाख रुपए तक मैक्सिमम दूंगा, और ऐसा करेंगे। इतने में डिफॉल्ट हो गया कितने का, 3 का। सेक्शन 147 क्या कहती है, principle of equal contribution is however to maximum limit fixed by surety। इक्वल कंट्रीब्यूशन का जो फंडा है वो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन गारंटीड है। मतलब इक्वल तो अभी भी बटेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। अभी कितने का लफड़ा किया, 3 लाख का, 3 लाख को इक्वली बांटो, 1 1 1। ओके, ए ने 1 की गारंटी दी है, हाँ, बी ने हाँ, सी ने हाँ, तीनों के नीचे है हाँ, तो तीनों 1 1 लाख बांट लो। तीनों 1 1 लाख बांट लो। अरे कुछ समझ में आया मेरे भाई। अंडर सेक्शन 146 कहा गया इक्वल प्रपोर्शन में रखो। 147 कहता है इक्वल प्रोपोर्शन तब तक ही एप्लीकेबल है जब तक आपने मैक्सिमम गारंटी ना दी हो। तुमने मैक्सिमम गारंटी दे दी 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख की, तो मरो। अब 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख में हमने 3 लाख को डिवाइड किया, 3 से, एक 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 आया, तीनों एक 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 के अंदर आए, कोई दिक्कत ही नहीं आई। अरे भैया कुछ समझ में आया रे, आगे बढ़ू। चलिए, अब आते हैं 68 पर। ए बी सी श्योरिटी बने डी के लिए, एंटर इनटू 3 सेवरल बॉन्ड्स ईच इन अ डिफरेंट पेनल्टी। ए ने कहा मैं मैक्सिमम 1 लाख, बी ने कहा मैक्सिमम 2 लाख, सी ने कहा मैं मैक्सिमम 4 लाख। डी ने डिफॉल्ट किया 4 लाख रुपए का। तो 4 लाख को अगर मैं डिवाइड करूंगा बंधु 3 में, तो कितना आएगा, 4 लाख डिवाइडेड बाय 3। लगाओ कैलकुलेटर पे। 4 लाख को अगर मैं 3 में डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, व्हाट वुड बी द आंसर टू इट। 13,33,333 तीनों में बटेगा। तेरह
एक 1,33,000 आएगा क्या? ये होना चाहिए, लेकिन इसने बोला मैं सिर्फ 1 लाख, तो अब ये 33,000 दो लोगों में बटेंगे। इसने तो कहा मैं तो सिर्फ 1 लाख ही दूंगा, तो इसके 33,000 दोनों में बटेंगे। 33,000 के आधे कितने होते हैं? 33,000 डिवाइडेड बाय 2। हाँ, तो 66,666 इसमें आएंगे। यहाँ आ जाएंगे 66,667, और यहाँ आ जाएंगे 66,666। ये लो बट गए। अच्छा, क्या इसने 1.5 लाख तक की गारंटी दी है? हाँ, इसने 1.5 लाख तक की गारंटी, इसने तो कितनी दी है? दो की, और उसने 4 की दी। हाँ, तो दोनों एब्जॉर्ब हो जाएंगे। या नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते थे कि ये तो 1 लाख के लिए लायबल है, बची कितनी लाइबिलिटी? 3 लाख, 3 लाख में 1.5 1.5 लाख दोनों ले लेंगे, तो अपन 1.5 1.5 लाख दोनों को दे दो। यू ऐसे भी 1.5 1.5 लाख कैलकुलेट हो गई, और आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि ये तो एक से ज्यादा देगा ही नहीं, बची कितनी? मतलब टोटल लाइबिलिटी 4 थी, 4 में से एक हटा दो, कितनी बची? 3, 3 को आधा आधा बांटेंगे, दोनों 1.5 1.5। डायरेक्ट भी कर सकते। अरे कुछ समझ में आया? कल एक बच्चा मेरे से बोल रहा था जॉइंट लाइबिलिटी बता दो सर, वही बस कमजोर है हमारा, बाकी सब बढ़िया है। आज हो गया दादा, है ना? अभी और एक क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी श्योरिटी है डी के लिए, एंटर इनटू 3 सेवरल बॉन्ड ईच इन अ डिफरेंट पेनल्टी। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख। अब की बार डिफॉल्ट हुआ कितने का? 7 का। तो एक तो निपटा दो ए से, दो निपटा दो बी से, तो दो और एक कितने निपट गए? 3 बचे कितने? 4, 4 निपटा दो सी से। इसी प्रोपोर्शन में जाएंगे, और क्या करेंगे? फुल लाइबिलिटीज का पेमेंट हो जाएगा। अब मान लो 7 की जगह 8 हो जाता, तो क्या करते? तो भी इसी प्रोपोर्शन में जाते हैं। और अगर 7 की जगह 6 होता तो क्या करते? मान लो ये 7 की जगह कितना होता? 5। चलो, तो क्या करते? तो पहले तो 6 होता, सॉरी 6 होता, तो क्या करते? 6 को पहले तो 3 में बांटते, 2 2 2। ये बोलता मैं तो एक ही लूंगा, तो इसके बच्चे एक यहाँ जाते, 50 50। इज दैट क्लियर? ये बोलता मैं तो सिर्फ दो के लिए ही लायबल हूँ, तो इसके भी 50 किधर चले जाते? इधर, यानी 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। अरे भाइयों बहनों, कुछ समझ में आ रहा है? 8 होता तो क्या करते? लिमिटेड लाइबिलिटी थी सर। 8 होता तो एक का नुकसान ही होता वो। 8 होता ना, तो एक का नुकसान ही होता, कोई नहीं देना पड़ता किसी को। अब भाई साहब 70वां क्वेश्चन इंडेमनिटी के शगुन का डाल रखा था अपन ने। ए ने बी को कहा किसी को मारो, तुमको कोई भी नुकसान होगा तो हम देंगे। ओ, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट अनलॉफुल कंसिडरेशन वाला क्वेश्चन है ये। जब ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी वॉइड होगा। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? एवरीवन? तो ये था 10 क्वेश्चन इंडेमनिटी गारंटी के। आज लगा के खत्म कर देना, कल करते हैं बेलमेंट और प्लेज का उठाओ। ठीक है?